हाँ जी। अच्छा, अब आप बताओ अबाउट योर एग्जाम एक्सपीरियंस। जी। जी मैम। मैम वल्वर टीबी तो बिल्कुल भी मैम पिक थी सामने, और वो बिल्कुल भी अच्छा। मुझे नहीं इट्स आइडिया अ था रेयर कि थिंग। इस तरह भी वल्वर टीबी भी हो सकती है। मैम पेल्विक में अगर कोई मैच होता तो वो था कि उधर जा सकता है, हम्म। लेकिन बिल्कुल भी नहीं ना, डायग्नोस नहीं हुई। ऊपर से हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट थी, वो भी नहीं थी। उसमें भी नहीं आना और होता। यस मैम। ठीक है। और हम्म। मैम एक सिनेरियो था कि जो 25 डेज बैक उसकी ना लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन हुई है, और हम्म। अब वो यूपीटी पॉजिटिव के साथ आ गई है। मैम उसको लेके चलना था कि उससे हिस्ट्री ली तो वो बताती हैं कि मैंने आईयूसीडी प्लेस करवाई हुई थी, और वो जो थी सर्जरी से एक दिन पहले, यानी कि स्टेरिलाइजेशन से एक दिन पहले रिमूव हो गई। हम्म। उसके बाद फिर वो उपसी भी उसका था कि 1 डे बैक हुआ, यानी कि हम्म। हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले। तो मैम हम्म। उसको था कि कॉज आइडेंटिफाई करनी थी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो स्पेसिफिकली पूछ रही थी कि या क्या ये फेलियर है, लेप्रोस्कोपी हम्म। यानी कि स्टेरिलाइजेशन का फेलियर है या क्या है। तो मैम हम्म। उसमें भी थोड़ा सा वो डिफिकल्टी हो रही थी इट कि क्या डिपेंड्स ना, है वो ये। था कि फर्स्ट उसकी कौन से डे ऑफ साइकिल में कॉपर्टी रिमूव हुई है, और फिर उसके जी मैम। बाद जी, जी उस मैम हिसाब वो से। था उसमें, वो 13 डे पे हुई थी रिमूव प्रॉपर्टी। हम्म। मैम ये आइडेंटिफाई हो गया था कि, लेकिन ये है कि वो जैसे जैसे पूछ रही थी तो फिर था, हम खुद नहीं फ्लो में बोल रहे थे। इसका यही था कि उसकी काउंसलिंग नहीं हुई हुई थी कि उसको, और प्रॉपर्टी भी बाद में रिमूव करनी चाहिए थी स्टेलाइजेशन के बाद। और मैम हम्म। बाकी सिनेरियोज अच्छे थे, एपीएलएस का था। और हम्म। लेकिन मैम मुझे लग रहा है कि वो ना मार्क्स जो हैं, आपका अगर कोई स्टेशन अच्छा भी हो रहा है तो वो 6, मैक्सिमम 6 तक ही दे रहे हैं, ताकि वो नहीं सिर्फ नहीं, इस देखो ये स्टेशन को तो कवर बच्चों करे। वाला एग्जाम एग्जैक्टली ये कोई बच्चों वाला एग्जाम नहीं है। जैसे हम पहले लॉन्ग वाइवास किया करते थे जिसमें सिर्फ 2 वाइवे होते थे और पूरे एग्जाम मतलब 1 1 घंटे का वो सारा, उसके अंदर अच्छे मार्क्स होते थे। 65 तो बहुत अच्छे होते थे, 60+ इज पासिंग। 70 और 80 शायद 100 में से किसी एक के भी नहीं आते थे। यानी कि पूरे जो उस टाइम का कोर्स के कैंडिडेट्स होते थे ना, इंक्लूडिंग द होल वीक, उसमें जितने भी टोटल कैंडिडेट्स होते थे उसमें किसी एक का आते थे 70% मार्क्स। 80 तो पता नहीं सालों में किसी एक के। तो जाहिर है जब आप स्टेशंस करोगे तो उसके अंदर यस आप मैम। 60 भी कर लो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपना टारगेट 70 इसलिए रखो क्योंकि एक आधा स्टेशन बुरा आना है। वह तो होता आपको है, यस मैम। इस दफा इतना अच्छा तैयार करके जाना है कि आपको, इफ यू डोंट टेक 70 एटलीस्ट इन ईच स्टेशन, तो फिर आप पास होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका एक आधा हम्म। स्टेशन थोड़ा गड़बड़ होगा। हो जाता है, यस मैम। ठीक है ना, तो इस वजह से आपको ये तो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दे विल गिव यू फुल मार्क्स और दे विल गिव यू 91 90? तो किसी के भी नहीं आज तक। जो बहुत कोई सालों में कोई एक कैंडिडेट आ जाता था जिसके 80 आ जाए, क्योंकि वो कुछ बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर रहा है एग्जाम में। वरना तो हमने कभी 80% सुना ही नहीं पार्ट टू में। सेवेंटी हम्म। परसेंट वाले को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझा जाता था। 60 वाला इज अ वेरी गुड कैंडिडेट, वो तो पासिंग कैंडिडेट है। तो 65 भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट है। तो इसी तरह हर स्टेशन पे जब आप बहुत अच्छा भी परफॉर्म करो यू कैन मैक्सिमम गेट 65। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू बी इवन उससे भी बहुत बेहतर, ताकि 70 का टारगेट हो और एक यस मैम। स्टेशन का आपने मार्जिन रखा हो। ठीक है और ना। मैम इस दफा इन्होंने रिसर्च भी ऐड की थी क्लिनिकल गवर्नेंस में। मैम हम लोग रिस्क मैनेजमेंट आई और नो। रिसर्च की वो यानी कि क्रिटिकल अप्रेजर टाइप चीजें थी, लेकिन करके गए हुए थे, कुछ ना कुछ लेकिन इस बार होना ऐड करना था। होता है। यस। बिल्कुल, वो तो ऐड होता है। कभी कोई एक चीज स्टैट्स की निकाल के आ जाएगी, आ जाती है कभी कुछ, तो वो तो उतना तो फिर हक है ना, वो तो बनता है वो। बिकॉज हम्म। देखो इट्स इट्स ऑस्की, इट्स नॉट लॉन्ग केस ओनली और इट्स एनीथिंग लाइक दैट। ऑस्की टोक्स का तो मतलब ही ये है कि हर चीज कवर करे और कुछ भी एक अनहोनी चीज दे दे। यस। स्टैंडर्ड बेसिस से ही फिर मेंटेन होगा ना, जब हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एकदम से टच होगा। और जो जहां तक बात है वल्वल टीबी की, देखो वो सिनेरियो वाज नॉट completely अबाउट द वल्वल टीबी, इट वाज मोर अबाउट रीचिंग द राइट डायग्नोसिस। क्योंकि वो एक बहुत रेयर कंडीशन होती है। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रीच द राइट डायग्नोसिस, जैसे कि अपनी रियल लाइफ में भी
वल्बल टीबी मे बी वन थिंग जिसमें आप फर्स्ट इंस्टेंस पे अपने डायग्नोसिस में नहीं पहुंचोगे। मे बी आप उसे बार्थलिन लेके चलो, या मे बी आप उसे कोई वल्वल ग्रोथ या वल्वल एनोमली लेके चलो, और फिर बाद में आपका और ये डायग्नोसिस सारा कुछ रूल आउट करके बने, यानी कि रूलिंग आउट एवरी अदर डायग्नोसिस देन गिव्स यू एन आइडिया इन योर माइंड कि ये वल्वल टीबी है। तो इसके अंदर एग्जाम में भी अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से चल भी रहे हो जाए, यानी कि आपने फर्स्ट अपने डीडी में ऑफ कोर्स वल्वल टीबी नहीं रखा बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी रेयर कंडीशन, तो आप नंबर वन पे तो नहीं रखोगे ना। तो फिर आप उसको जब लेके चलोगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट बार्थलिन, इट्स नथिंग लाइक दैट। और फिर एक लास्ट एंड पे डीडी आएगा वल्वल टीबी का, जिसमें यू विल हैव टू देन सिट डाउन विद पेशेंट एंड एक्सप्लेन टू हर के हुआ क्या है, और उसकी एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स एबीटी है। तो रियल लाइफ में भी वी इनकाउंटर सच पेशेंट जिसमें शायद फर्स्ट उसमें आपको डायग्नोसिस ना भी बने। सच थिंग्स डू हैपन इन लाइफ एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता आपने एक पेशेंट की सर्जरी कर दी फॉर द वेरियन सिस्ट, और लेटर ऑन बायोप्सी पे इट कम्स आउट टू बी सीए, व्हिच शुड नॉट हैपन लाइक दैट, बट इफ इट डज, तो भी आप ऐसे तो नहीं कि हाथ पंप फुला के बैठ जाओ उसके सामने और कुछ समझना है आप उसे क्या कहो, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेल दैट पर्सन राइट डायग्नोसिस एंड द राइट मैनेजमेंट प्लान, के अब ये डायग्नोसिस आया है कि सीए ओवरी आ गए, और इसकी अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज क्लियरेंस सर्जरी, सो आई हैव टू टेक यू बैक टू ऑपरेशन थिएटर एंड डू अनदर सर्जरी एज सून एज पॉसिबल टू डू द क्लियरेंस। ठीक है। इसी तरह वल्वल टीबी के अंदर भी आप रूलिंग आउट ऑल द अदर डायग्नोसिस, उसके बाद आपका डायग्नोसिस बन सकता है। फर्स्ट इंस्टेंस पे इट इज वेरी वेरी रेयर कि आप डायरेक्ट वल्वल, वो फिर बहुत अनरियल बात हो जाएगी एक्चुअली। अगर आप इस स्टेशन में डायरेक्टली वल्वल टीबी का भी डायग्नोसिस बना दोगे तो शायद वो भी गलत हो जाए, बिकॉज उस इसमें 50% मार्क्स तो रीचिंग द राइट डायग्नोसिस के, कि हाउ यू एक्चुअली रीच द डायग्नोसिस। तो आफ्टर रूलिंग आउट ऑल द अदर डायग्नोसिस, फिर आप उसके वो डायग्नोसिस पे जाते हो, और फिर आप आगे वो करते हो। ठीक है। सो इसलिए एक आधा देखो, इस तरह चीजें एग्जाम में वो जरूर ऐसी दे देते हैं जिसमें यू नो हाउ टू मैनेज इट, बट आपके हाथ पांव फूल जाए। और फिर उसमें नर्व्स का थोड़ा सा काम आ जाता है कि जो अपने नर्व्स को मेंटेन कर सके, और अपनी सेंसेस में रहे, तो जवाब वो बेसिकली आसान स्टेशन होते हैं। और उसके अंदर जैसे लास्ट टाइम शायद डाउन सिंड्रोम की आ गई थी, काउंसलिंग ऑफ मदर हैविंग अ डॉटर विद डाउन सिंड्रोम। तो वो एक सेंसिटिव स्टेशन था, बट अगेन उसमें कोई हाथ पांव फैलाने वाली बात नहीं थी। इसी तरह इसके अंदर अब ये जो कॉपर्टी रिमूवल एंड देन प्रेगनेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ कॉपर्टी ऑल्सो, बिकॉज अगर 13th डे पे कॉपर्टी निकली है फॉर एग्जाम्पल, और इमीडिएटली द नेक्स्ट डे बीटीएल वाज डन, तो यू कैन नॉट से इवन एग्जैक्टली, आपका आपका स्टैंस यही होना चाहिए कि ऑल्दो यस कॉपर्टी शुड हैव बीन रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ बीटीएल एटलीस्ट, बट एन फर्टिलिटी डेज में उसकी कॉपर्टी तो रिमूव हो गई, और नेक्स्ट डे उसका बीटीएल हुआ, बट यू कैन नॉट से कि फर्टिलाइजेशन भी उसी दिन ही हो गई ट्यूब के अंदर, बिकॉज आपने तो बीटीएल कर दिया। और अगर उस दिन भी फॉर एग्जाम्पल इंटरकोर्स की हिस्ट्री है 13th डे पे, तो fertilization happening on the day of BTL is a very strange thing to understand. Number two is that कि चलो अगर हम कहेंगे sperms का 72 hours लाइफ स्पैन है inside the female body for fertilization, or maybe not exactly on the 13th day, शायद 10th day का intercourse है, etc etc, and the sperms are inside. But again अगर पहले का है तो कॉपर्टी ने नहीं उनको आगे, कॉपर्टी was doing its function, so it may be failure of कॉपर्टी। नंबर वन पे तो इट कैन बी द फेलियर ऑफ प्रॉपर्टी, एंड नंबर टू पे फिर हो सकता है कि जी इट कैन इवन बी फेलियर ऑफ बीटीएल ऑल्सो। तो और फिर नंबर थ्री पे शायद ये कि प्रॉपर्टी के रिमूवल टाइम और बीटीएल के टाइमिंग में ऐसा हुआ कि हो सकता है। सो नॉट एग्जैक्टली कि एन उसी 13th डे पे प्रॉपर्टी निकली और 14th डे पे उसका बीटीएल हो रहा है, तो आप कहोगे जी देयर एंड देन, बिकॉज बीटीएल तो जब हो गया तो फिर तो बीटीएल ने तो उसी वक्त काम शुरू कर दिया ना, प्रॉपर्टी का या किसी और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कोई और जैसे इम्प्लानॉन या कुछ और ऐसा हो, तो उसका फंक्शन हम कहते हैं कि चलो इट टेक्स 1 वीक एटलीस्ट टू स्टार्ट इट्स फंक्शन, सो हम वी गिव उसके स्पेसिफिक डेज है कि हम इतने डेज के लिए उसको एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन भी देंगे आफ्टर पुटिंग इन दैट डिवाइस। लेकिन रिमूवल ऑफ द डिवाइस में
and then doing the BTL immediately the next day, you need to do a bit of calculations more before you go ahead with exact cause for the pregnancy. Okay, तो अपने पेशेंट को भी इसी तरह काउंसल करना है. ठीक है, और कोई ऐसा ऑड स्टेशन एग्जाम का? अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम सलाम जी डॉक्टर बीना. मैडम एक थर्ड डे पे मेरा एग्जाम था लाहौर सेंटर से. वहाँ पे एक हम्म. और भी स्टेशन था लंप इन वेजाइना. उस पे मैडम वो जो एग्जामिनर के साथ स्ट्रक्चर डिस्कशन हुई तो उसमें जो है ना फाइनली वो डायग्नोसिस रेक्टोसील बना. ओके. तो ठीक है. ठीक है. जी मैडम. तो फिर रेक्टोसील पे मैडम वो मैनेजमेंट पे जो है ना ये क्वेरी रही कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताया, कॉन्स्टिपेशन थी उस पेशेंट में, रिस्क फैक्टर, हम्म. उसको हम्म. या उस तरीके से मैनेज किया. लेकिन फाइनली फिर वो सर्जरी भी बताई कि पोस्टीरियर जो है पेरिन्यूरेफी उसका ऑप्शन बताया. लेकिन हम्म. मैडम पेसरी इसमें रख सकते हैं मैडम रेक्टोसील में? मैडम मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने कभी देखो, इसमें. रेक्टोसील के अंदर पैसरी जो है तब फायदा है when you have the uterovaginal prolapse as well. If it is only a rectocele for any reason, अब again एक फीमेल के अंदर खाली rectocele is sounds very different के खाली rectocele है उसके अंदर, फिर तो सिर्फ posterior vaginal wall की कोई weakness हुई है मे बी किसी वजह से. अदरवाइज तो posterior wall prolapse शायद उसका definitely हो रहा है because of the uterine prolapse as well. इसीलिए तो उसका anterior तो posterior मैडम wall उन्होंने prolapse हो रहा उन्होंने जो है जी. फाइंडिंग्स दी थी ना मैडम एग्जामिनेशन में, उन्होंने कहा था यूट्रस वेल सपोर्टेड है, यानी कि वो चीज एक्सक्लूड हो पैसरी गई का कि आपका रोल जो भी नहीं है, प्रोलेप्स. फिर नहीं है. फिर पैसरी का मैडम रेक्टोसील में रोल नहीं है. तो मैडम फिर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी ना, ऑप्शंस जितने भी दिए यही हो सकते हैं मैडम, उसके वो जाहिर है अंदर अवॉइड आप करेगी. जी जी. देखो, उसके अंदर आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि पैसरी अगर है और आप उसके अंदर पैसरी रख रहे हो तो वो किसको सपोर्ट कर रही है? वो तो सर्विक्स को अपनी जगह पर लेकर जा रही है ना. जी एंटीरियर और मैडम पोस्टीरियर बिल्कुल वही. वजाइनल वॉल्स तो इसलिए वापस अपनी जगह पर कुछ जाएंगी क्योंकि सर्विक्स अपनी जगह पर जाएगा. व्हेन सर्वाइकल प्रोलैप्स इज नॉट द कॉज फॉर द पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स, तो फिर पैसरी तो आप वजाइना की रूफ पे रखोगे. तो रेक्टोसील तो लोअर हाफ ऑफ द वजाइना में. तो आप तो फिर रेक्टोसील तो उसको ठीक नहीं करेगी ना. तो मैडम फिर इसका क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रही हूँ कि प्रोबेबली मतलब नंबर अगर लाइफ वन स्टाइल हो मॉडिफिकेशन सकता भी है. हो गई, आई होप द कॉन्स्टिपेशन डायग्नोसिस भी वाज ट्रीट हो करेक्ट. गया. देखो वही बात है, अभी किसी ने कहा यस कि जी मैडम. वल्वल टीबी था. मैंने कहा कि स्टेशन आपका 50% तो शायद वल्वल टीबी पे हो, लेकिन 50% हाउ यू रीच द डायग्नोसिस. सिर्फ मेकिंग द डायग्नोसिस इज नॉट एक वो कमाल नहीं है कि आप सिर्फ डायग्नोसिस तक ही पहुंच गए. हाउ यू रीच द डायग्नोसिस इज द थिंग जिसके ऊपर आपको सारी आपकी मार्किंग की जा रही है. तो सिमिलरली अगर आपने रेक्टोसील उसका डायग्नोसिस बनाया है तो उसके अंदर यू नीड टू उसके अंदर हाउ यू रीच द डायग्नोसिस स्पेशली इफ द पेशेंट इज नॉट देयर. क्योंकि एक तो होता है ना कि आप एग्जामिन करके उसको वो कर लो. एक सेकेंड. हाँ. हम्म. ठीक है. सो द थिंग इज के हाउ यू रीच दैट डायग्नोसिस नंबर वन इज इम्पोर्टेंट. और वो सारे वाइवे को आप लेके कैसे चले हो उसके अंदर फिर पेसरी नंबर वन पे. इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स दैट अगर वो सेटिस्फाइड नहीं थी तो पेसरी वाले जवाब पे सेटिस्फाइड नहीं होंगी. प्रॉबेबली वो पीछे से थोड़ा डायग्नोसिस एग्जामिनेशन आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उस पे कहीं अनसेटिस्फाई हुई है, जिसकी वजह से वो उन्होंने इस इशू को ज्यादा पकड़ लिया. ओके मैडम. हम्म. और किसी का कोई एक्सपीरियंस? ठीक है. सो आज हमने इनफर्टिलिटी करना है. कोई करना चाहेगा? आई वाज थिंकिंग कि अब हम नया इंशाल्लाह स्टार्ट करें अगला बैच. एग्जाम कब है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड? मैडम थ्योरी तो जो है शायद 14 फेब को है, फेब. और एक्सपेक्टेड ओके. डेट ओरल का आई डोंट नो. गुड. सो हमारे पास काफी टाइम है इंशाल्लाह. तो ये वाली क्लासेस और ये चीजें ऑब्वियसली दीज डू हैपन इन थ्योरी एज वेल, लेकिन जाहिर है थ्योरी इज वन थिंग जो आपने खुद ही करनी है और वो करोगे ही तो आगे ऑस्की पे जाके बैठ सकते हो, बिकॉज उसके बगैर तो वैसे ही ऑस्की नहीं परफॉर्म होती अगर थ्योरी ना है. सो यस, तो वो तो आप इंशाल्लाह कर रहे हो, वो कर लोगे और कईयों ने की भी हुई है.
तो टाइम हमारे पास काफी है। सो आई वाज थिंकिंग कि हम इस तरीके से स्टार्ट करें कि जैसे अब अगर आज हम इनफर्टिलिटी से शुरू कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं। जैसे अनएक्सप्लेन्ड तो आता है, हमने बहुत दफा बात की अनएक्सप्लेन्ड पे, देन फाइब्रॉइड विद इनफर्टिलिटी, देन एंडोमेट्रियोसिस विद इनफर्टिलिटी, देन ओवेरियन फेलियर विद इनफर्टिलिटी, देन मेल फैक्टर विद इनफर्टिलिटी। तो ये सारी चीजें आती हैं। अगर हम, बिकॉज वी शुड कवर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, आज हम एक इलेबोरेटेड सा कर लेते हैं इनफर्टिलिटी का कोई जो भी कॉज आप कहते हो वो देख के, और फिर उसी हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए हम उसके कॉज को चेंज करके एक दफा अगली क्लास में फिर ये सारा इनफर्टिलिटी कवर कर लेंगे। तो व्हाट डू यू से, ठीक है ये तरीका? जी मैम। जी मैम। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम यस, कर सकते हैं। शेड्यूल के हिसाब से ओके। ठीक है। सो पहले तो कोई अगर पुराना स्टेशन किसी को पता है, अगर इस दफा एग्जाम में आया है कोई इनफर्टिलिटी से स्पेसिफिकली रिलेटेड, तो वो बता दें, थोड़ा सा जल्दी से वो कर लेते हैं, उसके बाद हम केस कर लेंगे। मैम इस दफा हमें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आया था पेशेंट, लाइव पेशेंट था, फाइब्रॉइड यूट्रस, हिस्ट्री ऑफ मैक्टमी भी थी, और साथ में उनके इनफर्टिलिटी भी थी, मैरिड फॉर 5 ईयर थी। तो हम्म। ये केसेस थे। मैक्टमी पहले भी हो चुकी थी और पीए पे उनका 14 वीक साइज में लग रहा था। तो इस लाइव पेशेंट पे करना था, इस पर फोर पे ये आया था। पेशेंट था? तो आज यही वाला करवा। जी मैडम, लाइव केस था। जबरदस्त। बिल्कुल यही कर लेते हैं। हिरा, हिरा आप सिनेरियो बताओ, एज क्या थी और पैरिटी है वो सारा। मैम 35 ईयर ओल्ड थी, नली मैरिज थी, और मैरिड फॉर 5 ईयर, प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ मायोमेक्टमी एंड हम्म। फाइब्रॉइड यूट्रस, और शी वांट टू कंसीव। ठीक है, और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं थी हस्बैंड की, या फिर उसका अपना अल्ट्रासाउंड या कुछ ऐसा? हस्बैंड सीमेन एनालिसिस पूछे, वो ठीक थे। अच्छा, गुड। चलो ठीक है। एनीवन वांट्स टू परफॉर्म? मेरा, अगर आप नहीं करना है तो आप कर लो, सो वी कैन डू दिस केस क्विकली। ठीक है, मेरा ख्याल है हिरा आप ही कर लो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो बल्कि आपकी करेक्शन हो जाएगी यस एंड यू मैडम। रिमेम्बर इट ऑलवेज, राइट? सो ठीक है, सो यस। इसमें यही था कि आपने सारा इसे एवेलुएट करना और मैनेज करना, राइट? जी मैडम जी। चलो बताओ फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट एंड मैम इसको लाइव पेशेंट की तरह करूं या स्ट्रक्चर जैसा डिस्कशन आपका कर लें? सिनेरियो आया था, आई थिंक स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं, बिकॉज लाइफ पेशेंट वाले में ज्यादा टाइम लगेगा और हमारी असल मैनेजमेंट की डिस्कशन रह जाएगी। सो आप इसको स्ट्रक्चर्ड कर लो। जी मैडम। Madam, I will introduce myself to the patient and take a brief introduction of patient regarding her education, occupation, parity, and I will reconfirm these findings with my patient, and I will ask the patient from how long she is married for, what is her married for, living with husband or not, what is the coitus frequency. I will ask the patient about her last menstrual period, its regularity, bleeding days, bleeding free days, and I will ask about, as patient presented with the heavy menstrual bleeding, so I will ask her about previous cycle, and I will compare this cycle with previous cycle, and ask for how many pads she is per day, amount of clot, along with pad, what is the nature of pad, and is there any association of pain along with this bleeding or not. Then I will ask my patient about her she about her फिर से आवाज feeling कट रही है of आपकी। mass. From how long the mass is, she felt mass, is it progressing or not, or is there a pain or pressure symptoms along mass, any history of urinary frequency, bowel problems, or pressure symptoms. Then I will ask my patient about her husband history. Sorry, abhi इसी की. I will ask my patient about any history, acne, weight gain, acne, hirsutism, weight gain. I will rule out any history of hot flashes, any history of infections, or
pelvic inflammation, in any history of infections. Then I will ask her about her husband, age, occupation, any medical disorders in husband, and any surgery or visible mass around in on genitalia. And I will ask my patient about his uh, any problem in coitus and any radiations exposed. And then in history, I will ask about family history and past medical and surgical history, any history of cardiovascular disease, respiratory disorders, and family history, drug history, any smoking, and what kind of treatment she has taken up till now. And then I will ask my patient about, then I will do her general physical examination. I will check her BMI, her signs of pallor in her nails, palms, conjunctiva. And then I will check her vitals, BP, pulse, respiratory rate, temperature. I will look for any palpable lymph nodes. I will check her thyroid swelling and look for the breast, and cardiovascular and respiratory system will be examined. And I will do abdominal examination, in which I will do superficial and deep palpation. In deep palpation, I will look for any visceromegaly or any visible mass. If the mass is palpated, then I will look for the size, mobility, margins, consistency, upper lower limit is reachable or not reachable, skin is separable or not separable. Then I will do per vaginal examination. I will look for general condition of vulva and vagina. I will do per speculum examination, and then I will do bimanual examination, in which I will look for uterus size, mobility, consistency, margin, surface, bilateral adnexa, mobile or not mobile. And meanwhile, um, and I will also look for her putting edema present or not. And then I will proceed with investigations. ठीक है। सो थोड़ा सा हम इसको और इम्प्रूव कर लेते हैं। यू आर ओके, पीस वॉज गुड, आपने तैयारी की है, लेकिन वही बात है कि ना इसको आपने अब अप्लाई कैसे करना है इस पेशेंट के ऊपर। इट्स नॉट जस्ट अ टिपिकल केस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड mass abdomen. It is actually a case who is a known case of fibroid uterus, number one, and who had myomectomy previous. It's not a simple case for infertility. ये complicated case है क्योंकि ये previous जी मैम, myomectomy वाला case है। तो अगर आप हिस्ट्री नंबर एक, पहली जी बात मैम, तो ये कि यू शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस जिसके आंसर पहले ही सिनेरियो में दिए गए हैं। यानी कि जब सिनेरियो एक वहां लिखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि शी इज मैरिड फॉर 5 years एंड द एज इज गिवन एंड पैरिटी इज गिवन एंड जो चीजें दी हैं यही तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वहां पे। यू कैन, अगर हमारे पास अब आजकल तो वैसे ही जो नए, एवरी जनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कोर्स। अब जो परीज आ रहे होते हैं उनसे आप एक सवाल भी रिपीट करो तो वो माइंड कर जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपको कितनी दफा किस किस को मैं बताऊं। हॉस्पिटल में भी वो, अगर आप लेबर रूम वाले हिस्ट्री ले चुके हैं और एनेस्थीसिया वाले आके फिर हिस्ट्री लेते हैं तो वो नहीं देते, वो कहते हैं हम 10 दफा हिस्ट्री थोड़ी देंगे। सो द थिंग इज कि जो आपको दिए गए हैं चीजें, सो यू कैन नॉट रिपीट दिस, और फिर आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में। इफ दिया हुआ है कि शी इज मैरिड फॉर 5 years, देन व्हाई यू आस्किंग कि आई आस्क हर के वो कितने अरसे से मैरिड फॉर है, देन व्हाई यू सेइंग कि मैं उसकी पैरिटी पता करूंगी। भाई दी हुई है, पैरा जीरो है। सो यू कैन नॉट रिपीट थिंग्स। ये एग्जामिनर को बहुत इरिटेट करता है, और सेकेंडली एक इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। पेशेंट तो चलो जो इरिटेट होना है सो होना है, इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो। आपके पास टाइम ही नहीं है 10 मिनट में, आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, इट्स नॉट एन इजी केस ऑफ इनफर्टिलिटी, आपने इसको कामयाब करके वापस भेजना है। सो यू कैन नॉट रिपीट थिंग्स। सो आप करोगे कि इंट्रोड्यूस किया एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। आपकी अगर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस स्टार्ट होती प्रीवियस माइमेक्टमी की कहानी से, कि शी इज अ केस ऑफ प्रीवियस माइमेक्टमी, जो पूरा सिनेरियो ही चेंज कर रहा है। शी इज 35 एंड शी इज मैरिड फॉर 5 years, तो आई वुड लाइक टू नो कि प्रीवियसली उसकी क्या सर्जरी हुई थी, उसमें क्या निकला था, उसमें ट्यूबल पेटेंसी क्या थी, ये कितने अरसे पहले की बात है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो करके उसके बाद अगर पहले आप फिर पूछते कि इस वक्त अल्ट्रासाउंड पे क्या आया, पेशेंट ऑब्वियसली जो पहले माइमेक्टमी करा चुकी है सबसे पहले अल्ट्रासाउंड पे अपने फाइब्रॉइड रूल आउट कराती है, वो आपको बता देगी। तो आपका तो डायग्नोसिस देयर एंड देन बन गया।
उसके बाद बेशक आप बात शुरू कर दो बेशक इनफर्टिलिटी की, या फिर अगर आपने पहले शुरू में इनफर्टिलिटी की बात भी करनी है ना, वे के जी इफ दे आर लिविंग टुगेदर और नॉट, इट्स फर्स्ट मैरिज ऑफ द कपल, both husband and wife, and also of coital frequency or any problem in the coitus, and then उसके बाद अगर आप माइमेक्टमी की बात भी करते हो तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बट पहले आप उसको रूल आउट कर लो, ठीक है, उसके बाद आपने फाइब्रॉइड्स देख लिए किस दफा के स्कैन पे थे या नहीं, और साथ ही आप पूछ लो कि अब रिसेंटली जब से ये दोबारा अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना शुरू हुई है फॉर इनफर्टिलिटी, तो क्या उसने ट्यूबेट टेस्ट कराई थी या नहीं, शुरू में ही ये बातें कर लो। उससे आप भी क्लियर, एग्जामिनर भी क्लियर, पेशेंट भी क्लियर, और आपका एक फोकस्ड मेरा केस। ये मिस हुआ, मैंने ना ये इसकी सारी ये पिछली मिस करने वाली फर्स्ट बार बात नहीं हिस्ट्री है। पूछी, लेकिन ट्यूबल पेटेंसी नहीं मैंने पूछा उससे। ये पूछा था 10 कि आपकी minutes, किस चीज का प्रेशर में। it does not matter you asked this or not, what matters is that कि आपका सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस क्या था इस केस के अंदर, आपके लिए क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट थी। देखो इनफर्टिलिटी के अंदर अब जब आप जब ये अभी हम आप पहले शुरू में क्लास की बात कर रहे थे कि 60% पासिंग है तो 70 कैसे ले, 80 तो शायद कोई आसमान से उतरा वाला बंदा ले लेगा, लेकिन हम 70 कैसे लें। सो उसके अंदर आप जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस है उससे पता चलेगा कि आपकी अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर वन। नंबर टू, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस यानी मरीज से जिन सीक्वेंस में आपने सवाल किया, पेशेंट की कन्वीनियंस क्या थी वो चीजें कराने में, ठीक है। नंबर थ्री, ये कि आपका डायग्नोसिस किस तरह से बना। अगर आप ये सारी चीजें ठीक करके अपना डायग्नोसिस ठीक बना के पेशेंट को ठीक तरीके से मैनेज कर रहे हो तो शायद 70 के करीब आ जाए। उसके अंदर जब आप इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री ले रहे होते हो तो आपने जब शुरू में वो वाली हिस्ट्री ले ली कि दे लिविंग टुगेदर, क्वाइटल प्रॉब्लम, क्वाइटल फ्रीक्वेंसी और वो सारा कुछ, और द फर्स्ट मैरिज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ और वो सारा करके, उसके बाद जब आप उसकी आगे डिटेल्स में आओगे तो आपने आपका क्या सीक्वेंस है पेशेंट से इन्वेस्टिगेशंस पूछने का, वो चीज भी नोटिसेबल होती है। यानी कि वी नो कि लीस्ट इंटरवेंशन वाली चीज इज द हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, नंबर टू इज अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेशेंट, एंड नंबर थ्री इज अ ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। जब आप नंबर वन टू थ्री करके सवाल एक पेशेंट से करोगे, एग्जामिनर भी सुन रहा है, उसको भी समझ आ रहा है कि आपके लिए किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, और आपको पता है कि पेशेंट के लिए क्या कन्वीनियंट, किस सीक्वेंस में नंबर वन टू थ्री करके क्या कन्वीनियंस थी वो इन्वेस्टिगेशंस कराने की। Easiest was the semen analysis, then was the ultrasound of the female, and then was the tubal patency test. तो जब आप सवाल ही सीक्वेंस में करोगे तो ऑब्वियसली, so this is how you make, how you are now different from the normal candidate, right? कि आपने, आपका बात करने का तरीका ही डिफरेंट है पेशेंट से। आपने पहले इनफर्टिलिटी की मेजर 4 बातें पूछी, उसके बाद आपने उससे पूछा कि प्रीवियस माइमेक्टमी में क्या निकला, क्या नोट्स थे, उस वक्त डॉक्टर ने आपको टीकों का क्या स्टेटस बताया था, हिस्टोपैथोलॉजी पे क्या आया था। अब कोई अगर आपने उसकी सीक्वेंस में ही कंटिन्यूएशन में पूछना है तो फौरन से पूछ लो। एक ये कि जब आपने तब कराया, इफ इट वाज आफ्टर मैरिज, तो तब हस्बैंड की रिपोर्ट क्या थी, तब आपको फौरन आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर माइमेक्टमी क्या एडवाइस हुआ था, या 3 महीने या 6 महीने के बाद आपको क्या कहा गया था कि आपने आईयूआई कराना है या आईवीएफ कराना है या नेचुरल का चांस है या नहीं, और तब हस्बैंड की रिपोर्ट क्या थी। और उसके बाद अब रिसेंटली अब आप दोबारा चेकअप से पहले क्या आपने दोबारा हस्बैंड की रिपोर्ट कराई, नंबर वन। नंबर टू, क्या आपने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। नंबर थ्री, कोई रिसेंटली कोई ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट कराया, ठीक है। उसके बाद बेशक आप एचएमबी की बातें करो, लेकिन इस पेशेंट में स्टार्टिंग योर हिस्ट्री विद एचएमबी कैन नॉट गिव यू 60% इवन, राइट। मतलब पेशेंट इज नॉट देयर, पेशेंट इज अ केस ऑफ सब फर्टिलिटी, शी वांट्स टू कंसीव एंड शी हैज गॉट हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस माइमेक्टमी एंड नाउ शी हैज गॉट 14 वीक्स यूट्रस। चलो ये अगर 14 वीक सिनेरियो में नहीं भी दिया गया और आपने बाद में एग्जामिनेशन में पिक किया तो ऑब्वियसली दोबारा मायोमा के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, बट चलो। लेकिन स्टार्टिंग योर हिस्ट्री विद एचएमबी इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट जिसकी पहले ही हिस्ट्री में इतना कुछ है, तो विच शोज कि आपके लिए इंपॉर्टेंस किस चीज की क्या है, कम हो जाता है। तो डोंट टेक एवरी पेशेंट एज अ टिपिकल पेशेंट, वरना तो हमारा गायनी तो बहुत ही आसान होता। हम कहते हैं 15 टॉपिक है, लेकिन ये 15 टॉपिक ही इतने डिफरेंट है कि, और टॉक्स के अंदर वही तो बात है ना कि इट्स नॉट एग्जैक्टली अबाउट थ्योरी ओनली, it's more about how you make how you reach that diagnosis. It's not even exactly about making the diagnosis, it's about how you reach that diagnosis, number one.
फिर नंबर 2 ये कि आपकी किस चीज में कितनी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशंस में, और फिर उसके बाद जाके आप, क्योंकि अगर कोई इनफर्टिलिटी के पेशेंट से आप इन्वेस्टिगेशंस पूछ रहे हो और कोई कहे, सबसे पहले ही पूछे कि जी आपका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हुआ था, पेशेंट कहे कि चलो जी नहीं हुआ, और उसके बाद पूछ रहे हो तो हस्बैंड की रिपोर्ट का क्या है, विच शोज कि आपको तो पता ही नहीं है सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि आप शायद पेशेंट का ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट पहले कर लोगे, हस्बैंड की रिपोर्ट बाद में कराओगे, पता ये चले कि वो बेचारी फीमेल जो है उसकी इंटरवेंशन हो गई है, या उसने बेहोशी में लेप्रोस्कोपी करा लिया, या उसने इंतहाई ज्यादा पेन और अनस्टरलाइज्ड कंडीशंस में अपना एचएसजी जाके करा लिया, और जाके पता चला जी कि हस्बैंड भी एजोस्पर्मिक है। तो इससे ये पता लग रहा है कि यू हैव नॉट डेल्ट विद इनफर्टिलिटी पेशेंट्स, कि आपने हस्बैंड की रिपोर्ट तो कराई नहीं और आपने टिबो की टेस्ट पहले पूछी जा रहे हैं। सो सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से आप पेशेंट से पूछते हो वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है। तो है कहने को वो 10 मिनट्स, जिसमें से हम कहते हैं कि 2 मिनट ही हिस्ट्री को है ना, 2 मिनट ही इन्वेस्टिगेशन को है, लेकिन उसमें आपकी एक एक चीज नोट हो रही है। और वही वाली बात अभी जो शुरू में किसी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि रेक्टोसील में यू नो के हुआ क्या प्रॉब्लम या कुछ ऐसा। सो द थिंग इज कि मे बी हिस्ट्री में या मे बी किसी चीज में जाके उनको लगा हो कि यहाँ कॉन्सेप्ट का कुछ प्रॉब्लम है, और फिर देखो फिर एग्जामिनर के लिए मुश्किल नहीं है, once they get to know that this candidate doesn't have concept regarding this particular topic, or she's not, for example, maybe किसी को लगे कि she's not safe for the patient at the moment, या लगे कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशंस कराने वाली डॉक्टर है, बहुत ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल, तो फिर आगे फंसाना कैंडिडेट को बहुत आसान होता है एग्जामिनर के लिए, कि वो इस काबिल ही ना रहे कि वो आगे भी कोई अच्छा जवाब दे। तो इसलिए डोंट टेक इट एज लाइक जस्ट 2 मिनट्स ऑफ योर एग्जाम की हिस्ट्री है। इसको आपको इस तरीके से स्ट्रीमलाइन करना है कि पता चले कि ये इस पेशेंट की हिस्ट्री है, और आपका क्या एम है टू रीच द डायग्नोसिस इन अ बेटर वे, क्योंकि रीच करोगे तो पेशेंट को काउंसल कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। सो इस तरीके से ठीक है। सो गुड। अदरवाइज तैयारी आपकी अच्छी है, बिकॉज जाहिर है अभी एग्जाम से होके आए हो आपने, बड़े जबरदस्त हमें एचएमबी की बातें, मैं सब डोमन की कोई बात नहीं छोड़ी आपने, आई थिंक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग। अदरवाइज लेकिन पास नहीं हो सकते अगर इस पेशेंट के अंदर आपकी एचओपीआई का स्टार्ट हो रहा है एचएमबी से, तो बात तो वही एग्जामिनर की खत्म हो गई। ठीक है, यू विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब इस पेशेंट में जो पैटर्न होगा हिस्ट्री का, मैं आपको क्विकली थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऑब्वियसली बायोडेटा में जो चीजें मिसिंग है, इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट दोज पर्टिकुलर थिंग्स, तो आप पूछ लोगे। उसके बाद आप जब एचओपीआई की बात करोगे तो उसमें पहले स्पेसिफिक टू सब फर्टिलिटी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, उसके बाद आपने फॉरेन से, बिकॉज शी इज अ केस ऑफ प्रीवियस मायोमेक्टमी, प्रीवियस नोट्स, प्रीवियस क्या काउंसलिंग हुई, उसके कराने के बाद एक्सक्यूज मी हस्बैंड का रिपोर्ट, अब रिसेंट अल्ट्रासाउंड। सॉरी, सो वो आप करोगे, अच्छा रिपोर्ट्स की बात होगी, उसमें अपने हस्बैंड की रिपोर्ट एंड देन द अल्ट्रासाउंड एंड देन ऑफ द फीमेल एंड देन द ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। उसके बाद यू स्टार्ट ऑफ विद द मैथ्स के, अगर तो मैथ्स के साथ आई है कि अब मैथ्स कब से फील होना शुरू हुआ, और उसको आगे लेके क्या हो इट इंक्रीज, वो जैसे अभी मैं इतनी अच्छी हिस्ट्री में उन्होंने सारी बातें बताई, एंड देन अबाउट द एचएमबी एंड द रेगुलर साइकिल्स ऑन। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में अगर पेशेंट कहे कि उसके हस्बैंड की रिपोर्ट नहीं ठीक, तो फिर पहले सारी हिस्ट्री हस्बैंड वाली आ जाएगी, उसके बाद फीमेल की हिस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑल दैट। मैडम मेरे से गलती यही हुई वहां पे कि मैंने जो प्रीवियस सर्जरी थी ना उसको इतनी लिफ्ट नहीं करवाई। ना मैंने उससे प्रीवियस कोई डिस्चार्ज कार्ड पूछा, ना मैंने उससे उसके बाद का वर्कअप पूछा। ये वाली मिस्टेक मेरे से हुई। तो बात ये है कि ऑब्वियसली वो एक एग्जाम सिनेरियो होता है, कोई बात नहीं, दिस इज हाउ यू लर्न। लेकिन वहां पे वही बात है ना कि एक तो डे भी होता है, आपका दिमाग ज्यादा ही चलना शुरू हो जाता है। हालांकि वही बात है, आपने कितने पेशेंट्स देखे हैं, प्रीवियस सर्जरीज वाले भी देखे हैं, एंड यू डेफिनेटली लुक फॉर द नोट्स एंड ऑल, बट एग्जैक्टली एक तो डे भी होता है, दिमाग भी काम करे। और ऑलवेज रिमेम्बर, देखो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में ये कहती हूँ कि इट्स नॉट एन एग्जाम ओनली, एग्जाम तो बहुत छोटा सेगमेंट है लाइफ का, इट इज अ ग्रूमिंग इन इटसेल्फ,
कि आपने पेशेंट्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो वहां पर देखो कई कैंडिडेट्स होते हैं, हम कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास हो जाते हैं, जो कि शायद अदरवाइज बहुत ब्राइट नहीं लग रहे होते, क्योंकि उनकी अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट खुशकिस्मती से राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंसी इस तरह की रही होती है। कुछ उनको अपने सीनियर्स ऐसे मिल जाते हैं गाइड करने वाले, या मे बी उनके सुपरवाइजर्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे मे नॉट बी वेरी वेरी ब्राइट, दे मे नॉट बी वेरी वेरी, वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू या नर्ड किस्म के नहीं भी होते, लेकिन दे नो हाउ टू अप्रोच द पेशेंट। चार सवाल पूछने हैं, वो क्या चार सवाल पूछने हैं, उन्हें फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी से वो पता होते हैं कि इस सीक्वेंस में पूछने हैं, और यही चार क्या इन्वेस्टिगेशन चार इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में पूछ रहे हैं। और फिर वो इसी तरह एग्जाम में जाते हैं तो दे नेवर टेक इट एज एन एग्जाम, और वो बस बैठ के वही बातें कर रहे होते हैं प्रायोरिटी वाइज, और पता लग रहा होता है तो उसमें कोई बहुत हाई फाई बात तो हो नहीं रही होती, और एंड देन दे क्लियर द एग्जाम इजिली। तो उसमें यही बात है कि टू द पॉइंट, फोकस्ड, प्रायोरिटी वाइज हमने देखो एग्जाम में दो तीन चीजें जो है ना वो बड़ी बुरी ये समझी जाती है। एक तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशंस मांग ली जाए, मतलब बिला वजह के आप चीजें मांगी जा रहे हो, मे बी आपने बिला वजह किसी का डॉपलर करा लिया, बिला वजह आपने किसी का सीटी करा रहे हो या एमआरआई की तरफ जा रहे हो, एग्जाम में ही नहीं ये रियल लाइफ में भी बहुत बुरी समझी जाती है। इट्स अ फेलियर ऑफ अ डॉक्टर अगर उसका पेशेंट बार बार ऑप्स के अंदर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों की एक पूरी फाइल लेके आए, या फिर बिला वजह किसी चीज के ऊपर उसके सीटी हो। इससे बड़ा फेलियर है नहीं उस डॉक्टर के लिए। इसका मतलब है कि उसकी क्लिनिकल असेसमेंट ही नहीं है कि वो इन्हीं चीजों के ऊपर जिंदा है। सो यू कैन नॉट डू इट, ना ही पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, ना हम, ना हमारे मुल्क के रिसोर्सेज। सो एग्जाम में ये चीज तो क्लियर है कि अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो यू डोंट डिजर्व टू पास। नंबर टू, यू हैव टू बी अ सेफ डॉक्टर, डेफिनेटली सेफ्टी टुवर्ड्स द पेशेंट इज द फर्स्ट थिंग। Again, it's not only for exam, it's again it's for the life time, practical life में भी obviously we all do that. नंबर थ्री ये कि अपनी प्रायोरिटी इसलिए हमने मिस नहीं करनी, क्योंकि एक तो चीजें मिस हो जाती हैं, जैसे अभी डॉक्टर ने हमें बताया कि मैं ट्यूबल पेटेंसी पूछना भूल गई। अगर सीक्वेंस वाइज आप याद कर लो, इनफर्टिलिटी दिमाग में आया, तीन रिपोर्टें पूछनी है आपको, सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए, हस्बैंड की रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ द फीमेल, एंड देन द ट्यूबल पेटेंसी, तो फिर देन यू नॉट फॉरगेट इट। क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ रिफ्लेक्सेस ही बना के जाने पड़ते हैं एग्जाम में, वरना वहां दिमाग मुश्किल से काम करता है। और इसी तरह अगर कोई पेशेंट प्रीवियस बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री किया तो यू स्टार्ट फ्रॉम, बिकॉज वहीं से तो आपको आपकी प्रेगनेंसी की कॉज मिलेगी ना। अगर कोई पेशेंट की सब फर्टिलिटी और प्रीवियस सर्जरी हुई हुई है तो उसकी थोड़ी डिटेल्स पहले पूछ लो, ताकि आप उसी को आगे कंटिन्यू कर सको। तो उस तरह से चीजें मिस नहीं होती। तो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले, बार बार बताऊंगी, दो तीन पैराग्राफ में कर लो शुरू में, कॉजेज ऑफ वही इनफर्टिलिटी स्पेसिफिक, यानी कि लिविंग टुगेदर, वो वाला सारा पैराग्राफ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या हुई है, उसके बाद अगर मेल की रिपोर्ट पेशेंट कहती है कि ठीक थी, तो सारी फीमेल की हिस्ट्री, राइट, जो हम सारा, जैसे भी इतना अच्छा हमें डॉक्टर ने बहिरा ने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेके हर चीज वो सारी। उसके बाद अगर आपको वो कुछ लगता है जैसे कि क्या उसे कहते हैं, एंड देन फिर उसके बाद आखिरी पैराग्राफ में भी द मेल इनफर्टिलिटी का सारा। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ही मैं तो कहूंगी कि अब तक क्या ट्रीटमेंट वो ले चुकी है। यानी कि अगर यही पेशेंट मायोमेक्टमी के साथ थी और प्रीवियस फाइब्रॉइड है, लेकिन किसी ने उसे कहा कि उसकी ट्यूबें ठीक थी और उसे ओवुलेशन इंडक्शन दे दी हुई है, तो वो क्या क्या ले चुकी हुई है, ओवुलेशन इंडक्शन से क्या रिस्पॉन्स आया, या फिर अब फाइब्रॉइड्स नहीं है और ट्यूबें ठीक थी और वो ओवुलेशन इंडक्शन लेके आई है, तो ऑब्वियसली अब जो ट्रीटमेंट है हमारी वहां से शुरू होगी जहां तक वो ट्रीटमेंट ले चुकी है। वी कैन नेवर रिपीट द सेम थिंग इन अ पेशेंट, नॉट ओनली इन एग्जाम बल्कि असल लाइफ में भी। If you're doing a clinic and a patient of subfertility has come to you who has taken many cycles of Clomid and Aromac, and now she has come and you have seen कि हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक है, उसकी ट्यूबल पेटेंसी भी ठीक है, और आप उसे दोबारा एक क्लोमिड लिख के दे रहे हो कि चलो 3 साइकिलें और करके आ जाओ, तो फिर मतलब दैट्स रियली, मतलब ये तो अजीब सी बात है ना। आपने अपनी ट्रीटमेंट उस स्टेप से आगे लेके जानी है अगर जहां तक वो ट्रीटमेंट लेके आ चुकी हुई है। सो उसके लिए आपकी ये आखिरी जो मैं पैराग्राफ कह रही हूँ हिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक उसने क्या क्या करा लिया। क्या पता कि कोई पेशेंट 3 साइकिल आईयूआई की भी ले आई है। सो जब तक आप वही नहीं पूछोगे तो आप आगे मैनेज ही नहीं ठीक कर सकते। सो अगर आपने ये बात नहीं पूछी और आपने फिर अपनी मर्जी से मैनेजमेंट शुरू किया, तो यू कैन नॉट पास द एग्जाम। आप कैंडिडेट, ये एग्जामिनर ये देख चुका है कि आपने ये तो सवाल ही नहीं किया कि अब तक उसने क्या मैनेजमेंट ली है।
और अब आप उसके साथ बैठ गए हो पेशेंट के साथ, एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद योर आप ओवुलेशन इंडक्शन की बात से शुरू करें, बेशक पेशेंट ने कुछ ना भी लिया हो, बट नाउ द एग्जामिनर नोज दैट यू हैव नॉट आस्क्ड दिस सच एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नाउ you have started your management without knowing patient's preferences, number one, number two, without knowing कि अब तक वो क्या ट्रीटमेंट्स लेके आई हुई है, तो आप उसको बैठ के ओवुलेशन इंडक्शन का लेक्चर दे रहे हो पेशेंट को, तो मतलब ऑब्वियसली ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। पता ही लगे कि 3 साइकिल्स के बाद आके पेशेंट कहती है कि 8 साइकिल्स तो मैंने पहले भी ली थी, तो क्लिनिक पे भी ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। सो ये चीज फिर आप नहीं मिस कर सकते। ठीक है, एक सेकेंड। सो ठीक है, सो ये हिस्ट्री के पॉइंट्स इनफर्टिलिटी के आपने जरूर याद रखने हैं। उसके बाद अच्छा, इसी तरह अगर अब इसके अंदर एक चीज मैं अभी क्विकली बता देती हूँ, ये पेशेंट तो हमारे पास प्रीवियस मैमेक्टमी का था, फाइब्राइड का था, इसलिए हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में जब फीमेल की डिटेल्स में आया था हमने प्रीवियस मैमेक्टमी से शुरू किया और एचएमबी और मैथ से कर लिया। बट अगर पेशेंट बताती है आपको कि प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन में हस्बैंड की रिपोर्ट का मसला था, तो पहला पैराग्राफ सबसे आपका ऑफ कोर्स सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी वाला, लिविंग टुगेदर एक्सेट्रा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट ने कहा कि मियाँ की रिपोर्ट गलत है, तो उसमें फिर आपने हस्बैंड की हिस्ट्री पहले, फिर फीमेल की हिस्ट्री। अगर इन्वेस्टिगेशन में वो कहती है कि मेरा ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट हुआ था जिसमें ट्यूबे ब्लॉक बताई थी, तो पहले ट्यूबे ब्लॉक की हिस्ट्री, फिर ये नहीं कि आपने रिपोर्टें पूछनी कि अच्छा आपके हस्बैंड की रिपोर्ट वो नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड वाज नॉर्मल, लेकिन मेरा एचएसजी हुआ था पिछले साल, उसमें उन्होंने कहा था कि ट्यूबे बंद है, या उसमें कहा था कि राइट ट्यूब बंद है और लेफ्ट ट्यूब में से कम कम डाया आई थी एक्सेट्रा, तो उसके बाद आप उसकी साइकिल पूछने बैठ जाओ। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर आप उसकी ट्यूबल पेटेंसी की पहले लोगे ना कि कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई टीबी तो नहीं हुआ, कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ था एचएसजी, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें आप फिर आप तब उससे पूछो, पहले पहले ट्यूबों का, उसके बाद फिर भी सारी फीमेल और फिर मेल की हिस्ट्री और फिर ट्रीटमेंट टेकन अप टिल नाउ। सो ये आपका एक पैटर्न होगा इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री में। एग्जामिनेशन, अभी तक हिस्ट्री में कुछ ऐड करना है? मैम अगर एक पेशेंट है, जैसे ये फाइब्रॉइड की पेशेंट है, तो हम क्या इसमें थायराइड या दूसरी जो काजेज हैं वो सारी रूल आउट करेंगे? सॉरी, आप क्या कह रहे हो? हाँ, अब इस पेशेंट में कॉजेस तो सारी रूल आउट करनी है आपने। क्विकली फाइब्रॉइड वाली चीजें पूछ ली, लेकिन आपने क्विकली बाकी की भी चीजें, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है या नहीं, क्या पता अब ये 35 ईयर्स के, शी इज ऑलरेडी गोइंग टुवर्ड्स ओवेरियन फेलियर, क्या पता कि इसको उसके साथ कोई और भी मसला, या फिर मे बी हर हस्बैंड रिपोर्ट इज नॉट नॉर्मल, या मे बी द हस्बैंड इज गेटिंग सम प्रॉब्लम, सो यू हैव टू गेट द हस्बैंड रिपोर्ट डन एज वेल। सो इसके साथ कोई एसोसिएटेड चीज और भी तो हो सकती है ना। मैम लेकिन अगर लॉन्ग स्टेशन लॉन्ग मतलब क्विकली अ, देखो, अगर आपके रिफ्लेक्सेस, अभी हीरा ने बहुत कुछ कवर किया हिस्ट्री में बहुत कम टाइम में, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी क्विक। आप चीजें नहीं छोड़ सकते। इट्स नॉट अबाउट लॉन्ग स्टेशन और नॉट। आपने जब हिस्ट्री के मेन अपने पॉइंट्स पूछ लिए, उसके बाद आपने क्विकली फीमेल की हिस्ट्री बोलने में 30 सेकेंड्स लगते हैं, और मेल की हिस्ट्री बोलने में 15 सेकेंड्स लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट टेकन अप टिल नाउ की तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू विल टॉक अबाउट एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन, अच्छा हाँ, और कोई हिस्ट्री का पहले पूछ लें फिर आगे चलते हैं। मैम फिर हम ये बोल सकते हैं सुपरफिशियली कि आपको कोई थायराइड का मसला तो नहीं है, पहले कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, या हाँ, हेड टू टो वो एक स्टेटमेंट बनती है, इट्स जस्ट 1 और 2 लाइंस जो कि बनती हैं हर टॉपिक में, टोटल 2 या 3 लाइंस बनती हैं अनीमिया की कॉजेज चीजें लेके। इट डज नॉट टेक यू मोर देन टोटल 1 मिनट लग जाएगा आपका पूरा हिस्ट्री में, राइट, आफ्टर द फोकस मतलब थिंग, एग्जामिनर इसको बट यू कैन एग्जामिनर नॉट इसको मिस गलत एवरीथिंग। मैम लेकिन इसको मतलब एग्जामिनर गलत तो नहीं ले सकते कि एग्जैक्टली वो नहीं पूछना चाह रही बिल्कुल जो भी नहीं, पेशेंट को पता है, मैं बिल्कुल पेशेंट को क्या नहीं, पता एग्जैक्टली पूछ कि के आपने आगे गए हो ना। अभी यही तो बात हुई ना सारी पूरा, कि आपने एग्जैक्टली पूछ के ही आप आगे प्रोसीड किए हो। आपने इस तरह से थोड़ी असल बातें तो मेडिकल करनी ना। टर्मिनोलॉजी है कि मैं थायराइड का उसके पूछ रही हूँ, या क्यों उसको नहीं कभी पूछोगे?
उसे थायराइड का मसला नहीं हो सकता, बिल्कुल साथ में हो सकता। नहीं नहीं मैम, लेकिन सिम्टम्स को लेकर मैं पूछूं तो वो अलग बात हो गई। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा लफ्ज लेती हूँ कि आपको कोई हाँ, थायराइड का ये बात अब प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि आप लोगों को अपनी टाइमिंग करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बेहतर होता है सिम्टम्स को लेकर। लेकिन अगर आप अपने टाइमिंग देख लो कि सिम्टम्स को लेके आपने अपनी एक स्टेटमेंट बनानी है, वो लिख लो अपनी कॉपी पे और फिर उसको याद कर लो और फिर बोल के देखो, और फिर देखो कितना फर्क पड़ता है सिर्फ ये पूछने में कि थायराइड का मसला तो नहीं है, या ये पूछने में कि गर्मी सर्दी में क्या होता है और कपकपी तो नहीं होती या कुछ ऐसा, या भूख लगती है, वजन बढ़ता है, एक्सेट्रा। तो ये फिर आप अपने उसके हिसाब से देख सकते हैं। बट इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क अबाउट द सिम्टम्स। देखो ये जो एग्जाम का अब स्टाइल हो गया है ना, अब ये जो फोकस्ड और ऑस्की और स्टेशंस एंड ऑल दैट, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स है। इसका ऑब्वियसली फायदे ये है कि एक एग्जामिनर के हाथ में नहीं है आपके, कि हर चीज जो मर्जी कर दे। दूसरा है कीज बन गई है, इसकी मार्किंग बेहतर है, इसके अंदर चांस ज्यादा पास होने का इसलिए है क्योंकि आपकी लक सिर्फ एक पेशेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। देर आर मेनी अदर थिंग्स विच कैन कवर यू, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि कैंडिडेट भी इंसान है, एक ही पेशेंट के ऊपर तो नहीं ना आ रहा और पार फ्यूचर डिसाइड। लेकिन नुकसान तो नहीं मैं कहूंगी, डिफिकल्टी लेवल इसलिए थोड़ा सा क्योंकि इसके अंदर कैंडिडेट हैज टू बी वेरी श्योर अबाउट हर सेल्फ। उसकी टाइम कैलकुलेशन, उसकी तैयारी में ये अच्छी बात है, अभी 2-3-4 महीने हैं उसके हर चीज में बोलने की टाइम कैलकुलेशन, क्योंकि आपने उस चीज को उतनी देर में ही कवर करना है। और और किस तरीके से आप उस डायग्नोसिस तक पहुंचे हो, दैट मैटर्स। और उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जिसके थ्रू आप पहुंचे हो डायग्नोसिस तक, उसको आपने किस तरह यूज किया है पेशेंट को काउंसल करने के लिए और उसकी मैनेजमेंट में, वो चीज असेस हो रही है 10 मिनट में। अब अगर आप वहां पर, यू कैन नॉट बिहेव लाइक एन इमेच्योर कैंडिडेट देयर, कि आप एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मायोमेक्टमी ले रहे हो और अब भी उसके मायोमाज है, but you are missing the other aspects of the patient which may be related to infertility, especially the thyroid. And then there are many other things, आप उस चीजों को मिस कर रहे हो। और आप इवन 35+ पे यू कैन टॉक अबाउट अबाउट द ओवेरियन रिजर्व थिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या हस्बैंड की रिपोर्ट की चीजें या वो सब। तो वो चीजें आप मिस आउट करके यू कैन नॉट ट्रीट योर पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। So this is more or less exactly what happens, what we are doing in our clinics and our in OPDs, क्योंकि we don't have very long time there। हम वहाँ 1 घंटा नहीं देते पेशेंट को, आधा घंटा भी नहीं देते। We have hardly have, the OPDs में तो खैर बहुत रश भी होता है, लेकिन 10 मिनट तो निकल आते हैं। सो अगर पेशेंट को हम 10 मिनट दे रहे हैं क्लिनिक पे या ओपीडी में बैठ के, तो उसके अंदर वी कैन नॉट मिस एनीथिंग, क्योंकि हमने उस वी आर द ओनली वंस हु आर गोइंग टू मैनेज दैट पेशेंट। और अगर वी आर द ओनली वंस, तो कोई और बंदा तो नहीं आके हमें बाकी की वजूहत बताएगा ना। सो अब इसके अंदर आपका ज्यादा, आपकी जिसे कहते हैं ना तरीके से ज्यादा, इट्स योर अप्रोच विच मैटर्स, और इट्स द डेलिकेसी कह लो, कि जिस तरीके से आप इन सारी इवेंट्स को लेके किस तरीके से इसको यूज करते हो अपनी मैनेजमेंट में और डिस्कशन में विद द एग्जामिनर, वो मैटर करेगा। तो ये अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। और मेरा बार बार, मैं बिकॉज आज हमारी एक तरह से फर्स्ट क्लास है फॉर द नेक्स्ट सेशन, मैं बार बार यही कह रही होती हूँ कि इसकी तैयारी का तरीका है, इसका तरीका ये होता है कि आप सारे टॉपिक से रिलेटेड यू नीड टू मेक, यू कैन मेक नोट्स। आप नोट्स बनाओ कि हर एक की हिस्ट्री के पॉइंट स्पेसिफिक टू दैट पेशेंट। अब जैसे मैंने आपको क्लास के शुरू में कहा कि विल स्टार्ट विद इनफर्टिलिटी, और वो सिर्फ एक क्लास इनफर्टिलिटी की नहीं होगी, मे बी वी विल बी डूइंग 4 और 5 क्लासेस ऑफ इनफर्टिलिटी ओनली। एक्सक्यूज मी। उसके अंदर आज जरा ज्यादा एलैबोरेटेड, क्योंकि आज हिस्ट्री, अब यही हिस्ट्री हमें अगली हर क्लास में काम आएगी। इट विल बी ग्रेट अगर कोई आप में से कोई कैंडिडेट वॉलंटियर करके अगले सिनेरियो को, इस हिस्ट्री को यूज करके प्रैक्टिस भी कर ले और प्रेजेंट कर ले। सो हर हर अभी अभी ये मायोमेक्टमी वाला तो केस ऑफ कोर्स इस क्लास में खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने ज्यादा बात हिस्ट्री की करी। लेकिन अब ये है कि जैसे अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली क्लास और अगली क्लास हमारी होगी इनफर्टिलिटी विद फाइब्रोइड्स, राइट। और उसके बाद उससे अगली होगी, बिकॉज वी हैव डिस्कस द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पे हम क्विकली अगले की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड देन हम उससे आगे चलेंगे मे बी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। उससे अगले में हम चलेंगे एंडोमेट्रियोसिस विद इनफर्टिलिटी। उससे अगले में हम चलेंगे
हस्बैंड फैक्टर विद इनफर्टिलिटी, और इस तरीके से। सो इस तरह से हमारी 4 या 5 क्लासेस टोटल करके बहुत सारे गायनी के सिनेरियोज भी कवर हो जाएंगे, बट एग्जैक्टली और ये सारे केसेस कहने को तो सब फर्टिलिटी के हैं, बट इन सब की अप्रोच मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी हिस्ट्री कहने को इनफर्टिलिटी वाली हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट, मतलब इन अ वे यही पैटर्न आपने इन पे अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है, बिकॉज उसी तरीके से तो आप आगे केस को अपना लेके चलोगे। इस तरीके से फिर हम करेंगे। तो मैं यही कहती होती हूँ कि एक टॉपिक को क्या हर एस्पेक्ट से रिलेटेड आप अपनी हिस्ट्रीज के पॉइंट क्लियर करें, वो लिख ले जाए और उसको बोले, टाइम रख के बोले। यू कैन डू द रिकॉर्डिंग इन योर ओन मोबाइल, आप अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग करो अपने ही फोन पे, टाइम देखो और लिसन टू योर ओन रिकॉर्डिंग कि आप कितनी भोंगियां मार रहे हो और उसको और कैसे इम्प्रूव करो। सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ प्रैक्टिसिंग एट होम। बट डेफिनेटली जब इंशाल्लाह महीना तो इस तरीके से तैयारी करो ताकि आपकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट प्लान्स हर टॉपिक से रिलेटेड तैयार हो। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ व्हेन यू गो आउट, यू हैव टू मेक अ ग्रुप, अ लिटिल ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स वो। और फिर ग्रुप स्टडी बहुत मैटर करती है इसमें, क्योंकि जब तक 4-5 लोग, 4-5 क्या तो बहुत ही अच्छे, वरना एटलीस्ट 2 का तो ग्रुप हो, 4-5 लोग बैठ के एक एक टॉपिक की बार बार डिस्कशन नहीं करते, यू आर नॉट एबल टू स्पीक और टू आंसर इन एग्जाम। वो जो 5 लोगों की आपस की डिस्कशंस होती हैं वो बहुत मैटर, वही चीजें दिमाग में आ रही होती हैं एग्जाम के वक्त। लेकिन उससे पहले आपको अपना होमवर्क करके निकलना होता है। आपको एग्जैक्टली पता हो, जैसे अभी हम बैठ के बात करें इनफर्टिलिटी की, कि आपने उस टॉपिक में 2 या 3 लाइनों की हिस्ट्री बोलनी क्या है, तो फिर उससे आगे बात होगी। ठीक है। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि इसी पेशेंट में फिर मैं आगे गई तो इन मैनेजमेंट वाली मैडम बैठी थी नेक्स्ट 10 मिनट्स में ना, तो मैंने अच्छा, उन्होंने कहा तो कि यू सी, इवन इन दिस, सॉरी, इवन इन दिस सिनेरियो उनका ए और बी का सिनेरियो था 10 मिनट। हिस्ट्री वाज सो, वही बात है कि हिस्ट्री एग्जामिनेशन को लेके उसके एक तो सीक्वेंस आ रहा, उसके बाद उस सीक्वेंस को किस तरह आप यूज करें फॉर द मैनेजमेंट। जी हीरा। मैडम फिर मैंने जो मैनेजमेंट उन्हें बताई ना, मैंने कहा कि मैं एडमिट करूंगी पेशेंट को, ऑप्टिमाइज करूंगी। उसके बाद उसकी क्योंकि मैस 14 वीक साइज है, तो मैंने बोला कि मैं इसकी ना मायोमेक्टमी ओपन करूंगी, ओपन मायोमेक्टमी प्लान करूंगी। उसके बाद उसे पोस्ट ऑप केयर का बताया, और पोस्ट ऑपरेटिवली 1 ईयर जो है ना उसे नेचुरल कंसेप्शन के लिए देखूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट फिर प्लान करूंगी। तो इस पे उन्होंने जो लिखा ना पेज पे, वो मैंने देख लिया। तो उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने लिखा मैनेजमेंट इज नॉट टोल्ड प्रॉपरली, इस तरह से कुछ लिखा था। मतलब जो मेरे अच्छा। मार्क्स वाली जो शीट थी ना, उसके ऊपर वो लिख रही थी इस तरह से। हाँ हाँ, नहीं आपने क्या मैनेजमेंट बोली थी? मैंने यही कहा कि एडमिट करके ऑप्टिमाइज करके मायोमेक्टमी ओपन प्लान करूंगी, क्योंकि 14 वीक साइज मैस है। तो और उसके बाद मैंने पोस्ट ऑफ केयर का बोला, और फिर उसके बाद 1 ईयर जो है उसका जो है नेचुरल कंसेप्शन के लिए चेक करूंगी उसे, नेचुरली हम्म। होती है कि नहीं, और फिर उसके बाद उसका जो है ना नेक्स्ट प्लान करूंगी। इसी पे बेल भी बज गई। सो तो लेकिन देखो उन्होंने, मेरी ना, देखो मैनेजमेंट तो हम एक पूरी अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। लेकिन द थिंग इज कि आप डायरेक्टली लिप्रोटमी के लिए तो पेशेंट को लेकर जा ही नहीं सकते। पहले तो आपका अल्ट्रासाउंड की डिटेल्स, पहले हमने इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी डिस्कस करनी है। अल्ट्रासाउंड की डिटेल्स दैट विल डेफिनेटली इंक्लूड के फाइब्रॉइड एग्जैक्टली कहाँ का है, क्या सबम्यूकोजल भी है। एंड नाउ इज द case के she is 35 and she is going to operation theater for a major surgery for the second time for the same cause। ये कोई सिर्फ कहने को हमारे लिए लिप्रोटमी है, लेकिन लुक एट द पेशेंट, शी इज गोइंग अगेन टू ऑपरेशन थिएटर फॉर द सेम कॉज एंड सच अ मेजर सर्जरी। वी नो मायोमेक्टमी जो है क्या सर्जरी है, और 35 ईयर की उम्र में आप दोबारा से उसकी सर्जरी करने जा रहे हो, तो पीछे से यूट्रस रह क्या जाएगी, क्या उसकी एंडोमेट्रियम बचने वाली है या नहीं। सेकेंडली उस पेशेंट के अपना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, और फिर सो इट इज नॉट एन इजी थिंग टू से लेप्रोटमी। इसमें तो देखो बात ये है कि करना तो हमने वही है, डायग्नोसिस भी वही निकलता है, जैसे वल्वल टीबी की बात हुई, डायग्नोसिस भी वो निकला। यहाँ वी नो इट्स अ केस ऑफ इनफर्टिलिटी विद फाइब्रॉइड, बट इट इज द अप्रोच दैट जो आपकी है टुवर्ड्स द पेशेंट। सो आप उसको सिर्फ लेप्रोटमी तो नहीं कहोगे, कितनी बातें। एंड वन मोर थिंग, शी इज अ केस ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस विद सबफर्टिलिटी। अब मायोमेक्टमी सिर्फ तब इंडिकेटेड है अगर वो फाइब्रॉइड, उसकी एक तो यूट्रस को कुछ कह रहे हैं, सेकेंडली तब इंडिकेटेड है कि अगर उसने वाकई ही बेबी पैदा करना है।
You can even, if she's not, she doesn't have any plan to conceive at all, and she's not having HMB and she's having fibroids, तो क्या हम उसकी करेंगे दूसरी लेप्रोटमी? नो. सो ये सारी चीजें कितनी मैम इंपॉर्टेंट है. इसको था HMB, इस पेशेंट को HMB भी था। चलो वो तो एक सेकंड बात होगी ना साथ में, बट मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि दिस इज हाउ यू विल अप्रोच हर कि अगेन इफ शी इज केस ऑफ HMB विद फाइब्रॉइड्स, यू नीड टू सिट विद हर एंड डिस्कस क्या कि कितनी prioritization for the fertility. And it's the second time that she needs surgery for the same cause, and the cause is HMB, cause is fibroid for HMB. और क्या वो 35 से 50 साल तक, अगर 15 साल उसके मेनोपॉज को है, तब तक वो 6 लेप्रोटमीज कराती रहेगी? तो यू कैन इवन डिस्कस कि अगर शी डजंट रियली वांट टू, देयर आई हैव सीन 2 पेशेंट्स लाइक दिस कि जिन्होंने कहा कि मैंने नहीं करना, आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट, तो यू कैन इवन डिस्कस विद हर हिस्टेरेक्टमी कि अब कितने और ऑपरेशन होंगे. तो ये तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करने वाली बात थी. HMB तो और भी एक एडेड प्रॉब्लम होगी उसके लिए बहुत बड़ी. सो आपने उसकी माइमेक्टमी से पहले उससे बैठ के बात करनी है कि दिस इज द सेकंड टाइम यू आर गोइंग टू गो थ्रू द सेम सर्जरी एंड इट इज अ रिकरिंग कंडीशन. इवन अब के बाद भी देर इज नो 100% गारंटी कि यू विल नॉट हैव इट अगेन. देर आर चांसेस. अगर ओपन सर्जरी हो रही है तो 10 to 15% चांस, अगर लेप्रोस्कोपिक हो तो देर आर मोर देन लाइक 25 to 30% चांस के माइमा कैन वीकर. एंड इफ इट वीकर्स एंड इफ इट कम्स बैक अगेन एज HMB, और इफ इट तो क्या तुम तीसरी मायोमेक्टमी कराओगी जिसमें गट इंजरी करके कोलोस्टमी बैग लगवा लोगी? मतलब व्हाट एल्स? तो ये तो वो सारा कुछ भी तो डिस्कस करना है बैठ के उसके साथ. ठीक है. सो इट्स लाइक दैट. सो फॉर मैनेजमेंट और वो सारा हम आराम से डिस्कस करेंगे. आई होप कि आज इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री क्लियर होना बहुत जरूरी है. इसका एक टेम्पलेट आप खुद बना ले अपने पास, बिकॉज अगली एटलीस्ट 3 क्लासें हम इनफर्टिलिटी की करेंगे. अगली हम इन्वेस्टिगेशन इसी तरह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और मैनेजमेंट ऑफ दिस केस. और उसके बाद हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा जल्दी डिस्कस किया करेंगे, और फिर जल्दी जल्दी डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ इनफर्टिलिटी. अभी तक हिस्ट्री में कोई क्लियर करनी है बात? एग्जामिनेशन अच्छा बोला था डॉक्टर हेरा ने. एक्चुअली बोला सब कुछ बहुत अच्छा था, फ्रैंकली सुनने में सब ठीक था, लेकिन नॉट एग्जैक्टली वाज रिलेटेड टू द पेशेंट स्पेसिफिकली, क्योंकि हमने तो उस पेशेंट को लेके चलना है. जी मैडम। ठीक है. सो ऑप्शन सारी मैनेजमेंट की कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे नफीसा. मैनेजमेंट तो भी डिस्कस अगली क्लास में. इन्वेस्टिगेशन हेरा आप ही बेशक रहना प्रेजेंटर, तो हम वो करेंगे. बल्कि अच्छा, और आपको हमें थोड़ा सा एग्जामिनर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा है ना अबाउट द स्टेशन. तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशंस तैयार करके ले आना, एंड देन विल डू द मैनेजमेंट आल्सो. ओके जी. मैडम, इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन या कोई एक्सपीरियंस किसी और का इस स्टेशन पे कोई एक्सपीरियंस हुआ एग्जाम में? ठीक है. सो गुड. क्लासेस मेरा ख्याल है एवरी संडे ही हम रखेंगे, उसी से इंशाल्लाह काफी कवर हो जाएगा, बिकॉज एग्जाम भी अभी थोड़ा सा दूर है. सेकेंडली इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स तो ऐड हो ही जाती हैं के चैनल के ऊपर, बाद में भी आप लोग देख सकते हो. और वी कैन स्टार्ट विद दिस, एटलीस्ट इनफर्टिलिटी का क्लियर हो जाए आप लोगों का, बाकी इंशाल्लाह इससे सब बाकी टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे. हाँ, लेक्चर हो जाएगा आपके इजमाल. ठीक है. सो और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, या कोई कमेंट?